नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी एकदम स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। लेट्स क्रिएट द फ्यूचर। तो एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में हम पढ़ रहे थे, शिक्षा मनोविज्ञान, और उसमें पढ़ते पढ़ते हमने पहले अभिवृद्धि पढ़ी, उसके बाद विकास पढ़ा, उसके बाद अभिवृद्धि और विकास में अंतर पढ़े, विकास के कुछ नियम पढ़े, और उसके बाद विकास के हम सिद्धांत पढ़ रहे थे। कल तक की क्लास में हमने विद्या विकास के कुछ 2 या 4 सिद्धांत कर लिए थे। तो उन सिद्धांतों से अब आगे चलते हैं। और क्लास आपको आई थिंक अच्छी लग रही होगी, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए, चैनल पे यदि नहीं है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, अब हम विकास के जो सिद्धांत पढ़ रहे थे, तो विकास के सिद्धांत में अपन आगे वाला सिद्धांत लेते हैं। इस क्लास में ज़्यादा टाइम पास के लिए कुछ नहीं है अपने पास, जितना है बस सटीक टॉपिक टू टॉपिक बात करते हैं। विकास के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो विकास के हमने कल 4 सिद्धांत पढ़ लिए थे। पहला पढ़ा था अपन ने समान प्रतिमान का सिद्धांत, दूसरा था दिशा का सिद्धांत, उसके बाद एक अपन ने पढ़ा था कि विकास में क्रम वाला होता है उसके बारे में, और एक पढ़ा था कि विकास की जो मतलब सभी में समान तरीके से होता है ना, या मतलब सॉरी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। इस तरीके से हमने कल 4 उसके सिद्धांत पढ़े थे। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद अब आगे वाला आता है 5 नंबर पे, कि 4 अपन ने पढ़ लिए थे। अब 5 नंबर पे आता है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, या सामान्य से विशिष्ट का, सामान्य से विशिष्ट, इस सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। देखिए, पहला अपन ने पढ़ा समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी कि चीजें समान, जैसे मतलब कि शेर का बच्चा शेर के जैसा होगा, अपने मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा होगा, इस तरीके का समान प्रतिमान। उसके बाद हमने पढ़ा दिशा का, सिफेलोकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकोडल क्या होती है, सिर से लेकर के पैर की तरफ विकास, और प्रॉक्सिमोडिस्टल सेंटर से लेकर बाहर की तरफ, केंद्र से सिरों की तरफ। उसके बाद हमने पढ़ा तीसरा, जो विकास की अलग अलग गति के सिद्धांत के बारे में, मतलब अलग अलग विभिन्न अंगों की अलग अलग गति होती है। जैसे कुछ अपने शारीरिक अंगे वो अलग तरीके से विकसित होते हैं, कुछ की गति तेज होती है, कुछ की गति क्या होती है, धीरे धीरे होती है। उसके बाद चौथा हमने सिद्धांत पढ़ा था कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, कि प्रत्येक व्यक्ति का इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है, उसका विकास अपने अकॉर्डिंग होता है। उसकी किसी की स्पीड तेज होती है, किसी की धीरे होता है, किसी का जल्दी होता है, किसी का कुछ कैसे होता है, सबका व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। ये 4 तो हम कल पढ़ चुके थे। अब 5 नंबर पे आते हैं सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट का, देखिए ये बात मैं आपको, जब आपके विकास के जो नियम, अब आप ये कुछ चीजें लगे हैं कि विकास के नियम और सिद्धांत में अंतर क्या है, कुछ ही अंतर नहीं है, बस वही जो नियम थे ना, वो एक छोटे तरीके से आपको समझा दिया कैसा विकास होता है, और उसी छोटे तरीके को हम जब उसको डिटेल में पूरा समझते हैं ना, वो क्या होता है, सिद्धांत बनाते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या, वही बच्चे वाला एग्जाम्पल, या फिर जो मतलब कुकिंग वाला एग्जाम्पल आपको दिया था, कि कोई भी चीज़, जैसे कुकिंग वाला छोटे हम टीचिंग पे मतलब आप सीखने में आते हैं। जब हम 10वीं 12वीं में थे तो हमारे सारे सब्जेक्ट चलते थे, 10वीं 12वीं तक हमारे सारे सब्जेक्ट, 10th तक। 10th के बाद जैसे हमने 10th क्रॉस की, 11th में आपके आगे स्ट्रीम आपकी अलग अलग होगी, आर्ट्स वाले आर्ट में चले गए, कॉमर्स वाले कॉमर्स में, साइंस वाले साइंस में चले गए। ठीक है, स्ट्रीम्स अलग अलग हो गई। साइंस में फिर किसी ने मैथ्स ले ली, किसी ने बायो ले ली, स्पेसिफिक हो गया। यानी पहले जनरल चल रहा था, फिर स्पेसिफिक हो गया, जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट। उसके बाद आगे यूजी पीजी में चल के फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दोबारा बढ़ते हैं। यानी पहले सामान्य चीजें पढ़ते हैं, और सामान्य चीजें पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ी, विशिष्ट पढ़ी। ऐसे विकास क्या होता है, सामान्य से विशिष्टता की होता है। पहले हमारा पूरी शरीर का विकास होता है, यानी पूरे शरीर का, पहले पूरा मतलब शारीरिक संरचना एक बनती है, अंडे जैसा बनता है। उसके बाद अलग अलग विशिष्ट अंगों का विकास होता है। जैसे पहले हमारे पूरे हाथ का विकास हो गया, हाथ के बाद फिर धीरे धीरे कि हाथ को हम यहाँ से भी घुमा सकते हैं, यहाँ से भी घुमा सकते हैं, यहाँ से भी ट्विस्ट कर सकते हैं, अंगुलियाँ मोड़ सकते हैं, अंगुलियों से ऐसे कर सकते हैं, कुछ किसी को बुला सकते हैं, अलग अलग। यानी सामान्य चीज़ें से विशिष्टता की ओर। पहले कुछ चीज़ें हमें सामान्य आने लगी और फिर विशिष्ट। जैसे कोई कलाकार है, पहले वो कुछ मतलब सामान्य एक्टिविटी सीखता है, सामान्य कलाकार उसने सीखी, और उसके बाद वो उसके विशिष्ट अलग अलग उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट करता है कि अगर मैं इस तरीके से करूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इस तरीके से करूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत, कि पहले इसकी चीज सामान्य होती है, सामान्य के बाद की होती है, अलग अलग तरीके से चलती है। ओके, ये विकास का सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत। अब चलते हैं आगे। जैसे उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है, उसे समझाने कुछ नहीं, सामान्य से विशिष्ट का हो गया। फिर नेक्स्ट अपन लेते हैं 6 नंबर, निरंतरता का। निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस। निरंतरता कैसे, आपका विकास निरंतर रूप से होता रहता है। आपका विकास कैसे होता है, निरंतर रूप से होता रहता है। निरंतर आपका विकास होता है, विकास आपका लगातार, कहते हैं ना विकास में स्किनर ने एक बात कही कि विकास का होता है सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। विकास क्या है,
सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। किसने बात की थी? स्किनर ने। तो निरंतरता का मतलब क्या होता है कि आपका डेवलपमेंट कभी रुकता नहीं है, कंटिन्यू रूप से चलता रहता है, उसमें लगातार चलता रहता है। ये थोड़ी है कि आपका मानसिक विकास, आप कैसे सपोज कीजिए बच्चा है, वो पढ़ने का जब याद करता है चीज़ें तो 10वीं 12वीं तक पढ़ सकता है, उसके बाद नहीं पढ़ सकता, या क्योंकि उसका मानसिक विकास हमेशा चलता रहता है। शारीरिक विकास आपके शरीर की बनावट है, हालांकि इसकी दर अलग अलग हो सकती है। पहले शुरुआत में बच्चा ग्रोथ जल्दी करता है, बाद में धीरे धीरे कम करता है, तो उसकी रेट से दर अलग अलग हो सकती है, लेकिन चलता कैसे रहता है? हमेशा कंटिन्यू। आप नैतिकता सीखते हो, आप समाज में जब छोटे बच्चे थे कोई गलतियां कर देते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं उसको सीखना पड़ता है, और बड़े होते हैं तो उसको सीखना पड़ता है कि हमें बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, बड़ों के साथ कैसे करना है, समान वालों के साथ कैसा करना है, सबकी अलग अलग होती है। तो विकास हमेशा जीवन पर्यंत चलता है, सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, और निरंतरता का सिद्धांत ये बात है। स्किनर की परिभाषा ना कि विकास सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, विकास जीवन पर्यंत चलता है, वही क्या है कि विकास की क्या होती है? निरंतरता का सिद्धांत, यानी विकास कंटिन्यू रूप से चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद दो हो गए ना, सामान्य से विशिष्ट क्यों हो गया, और फिर निरंतरता का सिद्धांत हो गया। उसके बाद अगला अपन बात करते हैं एकीकरण का सिद्धांत। अगला सिद्धांत कौन सा है? विकास के एकीकरण का सिद्धांत। इंटीग्रेशन, एकीकरण होता है इंटीग्रेशन, वैसे जैसे चलिए लिख दो मैं, विकास के एकीकरण का सिद्धांत लिखिए। सामान्य से विशिष्ट का हो गया, निरंतरता का हो गया, और अब तीसरा पर पढ़ रहे हैं विकास के एकीकरण का सिद्धांत। इस एकीकरण के सिद्धांत को एक नाम बोल लेते हैं, हाथ, पंजा व अंगूठे का सिद्धांत। अंगूठे का बोल सकते हैं, अंगुली का सिद्धांत बोल सकते हैं, हाथ, पंजा और अंगूठे का सिद्धांत। देखिए कैसे एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि जब शुरुआत में जब आप हुए थे, मतलब जैसे बच्चा छोटा होता है तो वो क्या करता है, पूरे हाथ को एक साथ काम में नहीं ले सकता, लेता है लेकिन पूरा जो उसका हाथ है ना, वो पूरा का पूरा हाथ एक साथ काम करता है, सारा सारा, मतलब काम में उसको एक साथ नहीं ले सकता, लेकिन काम सारा एक साथ करता है। क्योंकि उसको कोई चीज़ पकड़नी होती है ना, वो सीधा यहाँ से पकड़ेगा, मतलब पूरे हाथ का एक साथ पूरा प्रेशर लगेगा उसको। यानी पहले अपना हाथ डेवलप होगा, पूरी चीजें एक साथ काम में लेनी पड़ती है उसको। पहले जैसे उसका हाथ डेवलप होगा, पहले पूरा हाथ विकसित होगा, हाथ विकसित हुआ, उसके बाद हाथ का पंजा विकसित होगा, पंजा मतलब यहाँ से ये वाला हिस्सा, उसके बाद अंगुलियां विकसित होंगी। तो हाथ, पहले पूरा हाथ विकसित हो गया, फिर पंजा विकसित हुआ, और उसके बाद अंगूठा। तो हाथ, पंजे और अंगूठे का एकीकरण का सिद्धांत, पहले पूरी की पूरी चीजें काम करती हैं, पूरा का पूरा हाथ काम करता है, उसके बाद स्पेसिफिक चीजें, पहले यहाँ से शोल्डर आप घुमाना सीखते हो, उसके बाद यहाँ से ट्विस्ट करना सीखते हो, फिर यहाँ से ट्विस्ट करना सीखते हो, फिर धीरे धीरे यहाँ से चीजें होती हैं, फिर अंगुलियां काम करना सीखती हैं। तो हाथ, पंजा और अंगूठे का सिद्धांत ये होता है एकीकरण का सिद्धांत, कि सारी चीजें तो एक साथ काम नहीं करके धीरे धीरे टुकड़ों में काम करती है। और विशिष्ट यही बात है, सामान्य से विशिष्ट की भी यही बात है, और एकीकरण वाले भी हाथ, पंजा और अंगूठे का सिद्धांत। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो आप सोचोगे कि लिखवाने वाला से कुछ नहीं है, लिखवाने वाले से अब आप लिख सकते हो कोई नहीं कि जो मनुष्य है उसका पहले हाथ काम करता है, हाथ के बाद पंजे, पंजे में अंगूठे। आपको चीजें समझ में आ रही ना, आप जब एकीकरण आपके समझ नाम आएगा, आप समझ जाओगे, हाथ, पंजा, अंगूठा समझ जाओगे बिल्कुल। पहले हाथ काम करता है, फिर पंजा काम करता है, फिर अंगूठा काम करता है। सामान्य से विशिष्ट, पहले हम सामान्य चीजें सीखते हैं, उसके बाद उनमें स्पेसिफिक इफेक्ट डालते हैं, है ना। निरंतरता, कंटिन्यू वाला चलता रहता है, विकास में सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, स्किनर की परिभाषा हो। आगे चलते हैं 8 नंबर। उसके बाद 8, ये कुछ नहीं है, जो विकास के नियम थे ना वही है, विकास के जो नियम पढ़ाए थे ना वो नियम सिद्धांत एक ही चीजें। उसके बाद 8 नंबर क्या है? 8 नंबर है वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत। हालांकि ये पूरी की पूरी एक अलग यूनिट है, वंशानुक्रम व वातावरण का सिद्धांत। वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ पूरी डिटेल्स की, कि जैसे आपको बताया था ना कि विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों क्या होता है, परिणाम होता है, दोनों में क्या होता है, गुणनफल। यानी इस वंशानुक्रम के बिना, इस वंशानुक्रम यदि नहीं होगा तो भी विकास नहीं हो पाएगा, वातावरण यदि नहीं होगा तो भी विकास नहीं हो पाएगा, और दोनों अगर नहीं होंगे तो भी विकास नहीं हो पाएगा। कैसे कि एक बच्चा है, उसमें जिस तरीके के, मान लो माता पिता सपोज कीजिए बिल्कुल अच्छी शांत स्वभाव के हैं, बच्चा डेफिनेटली शांत स्वभाव का ही होगा। गुणसूत्र वंश जाते हैं।
बच्चे की शकल सूरत है माता पिता में मिलेगी, या फिर दादा दादी में मिलेगी, या नाना नानी मिलेगी, परदादा परदादी परदादा परनानी इनमें मिल सकती है कुछ हिस्सा। यानी वो इसके टुकड़े होते हैं, मान लो 50-50%, 25-25-25-25, फिर 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 ऐसे करते हैं इस तरीके से। तो वंशानुक्रम का प्रभाव बालक पे पड़ता है। वंशानुक्रम का प्रभाव कि मान लीजिए किसी के परिवार के बाल घुंघराले हैं, दादा के बाल घुंघराले थे, पापा के बाल घुंघराले, तो बच्चों की भी संभावना है कि बाल कैसे होंगे, घुंघराले। ब्लू आइज, नीली आंखों वाले के होते हैं ना उनकी, तो वो किसी के कान बड़े होते हैं ना, तो वो क्या, तो वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। यदि वंशानुक्रम नहीं होगा तो विकास नहीं हो पाएगा, तो वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद वातावरण, आप जैसे क्लाइमेट में रहते हैं, आप जैसे वातावरण में रहते हैं, उस वातावरण का आप पे प्रभाव पड़ता है। अगर आप एक अच्छे वातावरण में रहते हैं, आपके आसपास का माहौल बिल्कुल शांत है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, आप बिल्कुल एकदम शांत रहेंगे। लेकिन अगर आपके आसपास लड़ाई झगड़े वाला माहौल है, तो आपका बच्चा भी क्या होगा, उसी माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप में उसमें झगड़ालू प्रवृत्ति हो जाएगा। तो बच्चे पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जितना वंशानुक्रम का पड़ता है उतना ही वातावरण का पड़ता है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के बिना विकास संभव नहीं है। एक भी नहीं है ना तो भी विकास संभव नहीं है, दोनों नहीं है तो भी विकास संभव नहीं है। तो ये कौन सा सिद्धांत हो गया, वंशानुक्रम वातावरण। सामान्य से विशिष्ट की बात कर ली, निरंतरता की बात कर ली, एकीकरण की बात कर ली, और वंशानुक्रम वातावरण की बात कर ली। ये सिद्धांत ज्यादा कुछ नहीं है, जो नियम है ना, जो नियम बताए थे आपको, वो नियम ही एक तरीके से, वो नियम ही एक तरीके से, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब ये आपके कुछ हो गए, यानी मतलब जैसे जो आपके नियम थे ना, सिद्धांत थे, ये सारे सिद्धांत बिल्कुल पूरे अपने हो गए क्लियर। और जो अंतःक्रिया है, एक होता है अंतःक्रिया, लिख लीजिए, फिर लिखिए 9 नंबर पे लिखिए, विकास की अंतःक्रिया, विकास की अंतःक्रिया का सिद्धांत। अंतःक्रिया मतलब कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो ये है ना, वही स्किनर। स्किनर ने बात की कि जो विकास होता है ना, विकास अंतःक्रिया का मतलब आपस में उनमें एक दूसरे से संबंधित होते हैं, वो पता है, सह संबंध। वो ये कि विकास का एक भाग दूसरे भाग से जुड़ा हुआ है, आपस में एक दूसरे के मध्य क्रिया चलती रहती है, तो विकास का अंतःक्रिया का सिद्धांत होता है क्लियर। और वुडवर्थ ने वो बात कही थी कि विकास जो है ना, वो वंशानुक्रम वातावरण दोनों का योग नहीं होकर के दोनों क्या है, परिणाम है, दोनों का गुणनफल है। कि अगर वंशानुक्रम नहीं होगा तो भी विकास नहीं हो पाएगा, और वातावरण नहीं होगा तो भी विकास नहीं हो पाएगा। अंतःक्रिया का मतलब क्या होता है कि विकास के सभी पक्ष आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये विकास के कुछ मुख्य नियम थे। सामान्य से विशिष्ट की अपन ने बात कर ली, निरंतरता की बात कर ली, एकीकरण की बात कर ली, वंशानुक्रम और वातावरण की बात कर ली, और अंतःक्रिया के सिद्धांत के बारे में बातें अपन ने कर ली क्लियर। आई थिंक यहाँ तक आपको चीजें विजुअल हो गई होंगी, दिख रही होंगी, मैं करता हूँ इनको क्लियर। अब अपन आगे चलते हैं। ये अपने जो विकास है ना, विकास के सिद्धांत कंप्लीट हुए, हमने अभिवृद्धि पूरी कर ली, विकास के नियम पूरे कर लिए, अभिवृद्धि और विकास में अंतर कर लिया, और विकास के सिद्धांत पूरे कर लिए क्लियर। अब आगे, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं अपने। अब हम जो है ना बाल विकास वाली बेसिक चीजें अपन कर चुके हैं। अब अलग अलग अवस्थाओं में चलेंगे। किसमें चलेंगे, अलग अलग अवस्थाओं में चलेंगे कि बाल जो अपना बाल विकास है ना, बाल विकास की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए मैं बताऊं आपको, अलग अलग मनोवैज्ञानिक है ना, उन्होंने अलग अलग अवस्थाएं दी। किसी ने कुछ बात की, किसी ने कौन सी अवस्था की बात की, किसी ने जैसे रोस ने 4 अवस्थाओं की बात की थी, और जो आपके ये जो वुडवर्ड हरलोक है या कोलसेनिक है, इन्होंने 8 10 10 अवस्थाओं की बात की है। तो वो अपने को इतना मतलब उसमें डिटेल में नहीं जाना कि 10 अवस्था किसी ने दी, 12 अवस्था नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। रोस ने 4 दी थी, कोलसेनिक ने अपने 8 दे दी थी, वुडवर्ड हरलोक वगैरह इन्होंने भी दी थी। लेकिन अपने जो बेसिक जो 4 अवस्थाएं, और 4 अवस्थाओं फिर एक को हम दोबारा 2 टुकड़ों में बांट लेंगे, उन 4 अवस्थाओं के बारे में हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो विकास की मुख्य अवस्थाएं, हेडिंग लगाएगा विकास की अवस्थाएं, स्टेज, विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, विकास के स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट के स्टेज के बारे में बातें करेंगे क्लियर। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। हेडिंग लगाइए विकास की अवस्थाएं। और विकास की अवस्थाओं में मैं आपको बता दूं, मुख्य रूप से हम 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, 4 अवस्थाओं के बारे में। विकास की कितनी अवस्था पढ़ेंगे अपन, 4 अवस्था। पहली कौन सी है, पहली आपकी गर्भावस्था, पहले आपकी गर्भावस्था। दूसरी आपके शैशव अवस्था, शैशवा
अवस्था। तीसरी आपकी किशोरावस्था। गर्भावस्था, शेषावस्था, किशोरावस्था और 1 2 3, हाँ एक और रहेगी ना बीच में, जो एक बीच में रहेगी, ये 4 नंबर पे लीजिए। और एक आपकी बाल्यावस्था रहेगी ना, बाल्यावस्था। ये 4 अवस्था होगी। गर्भावस्था, शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। सबसे पहली अवस्था गर्भावस्था। गर्भावस्था के बाद कौन सी आती है? शेषावस्था। शेषावस्था के बाद कौन सी आती है? बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था के बाद कौन सी आती है? किशोरावस्था। अब बाल्यावस्था को अलग क्यों लिखा है? देखिए, बाल्यावस्था मतलब फिर 2 भागों में बांटेंगे। एक तो पूर्व बाल्यावस्था और एक बाल्यावस्था, फिर पश्च बाल्यावस्था, बाद की बाल्यावस्था। ये दोनों पर अलग अलग भागों में बांटे। पूर्व बाल्यावस्था को अलग पढ़ेंगे, पश्च बाल्यावस्था को अलग पढ़ेंगे। तो गर्भावस्था हो गई, शेषावस्था हो गई, किशोरावस्था हो गई और बाल्यावस्था हो गई। इन अवस्थाओं के बारे में, ये अवस्था, ये तो जनरल अवस्था है, मुख्य मुख्य अपनी अवस्था है ना, ये अवस्थाएं साथ साथ, जैसे गर्भावस्था, शेषावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था। ये चारों अवस्थाएं तो मुख्य रूप से 4 ही है। ये जनरल है, किसी मनोवैज्ञानिक की नॉर्मल है चारों अवस्थाएं, मतलब इनमें किसी मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं। आप 11th और 12th की साइकोलॉजी की बुक देखोगे तो उसमें आपको ये लिखा मिलेगा कि अवस्थाएं 4 होती हैं, गर्भावस्था, शेषावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था। ये 4 अवस्थाएं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 अवस्था। इसको हालांकि फिर 2 बार के पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछता है पूरे बाल्यावस्था, पश्च बाल्यावस्था या बाल्यावस्था, तीनों चीजें पूछ लेता है। तो तीनों को आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले हम गर्भावस्था पढ़ेंगे, फिर हम शेषावस्था पढ़ेंगे, फिर हम बाल्यावस्था पढ़ेंगे, फिर हम किशोरावस्था पढ़ेंगे। क्लियर? अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ रोज की। अब अलग अलग मनोविज्ञान के बारे में बताता हूँ कि किसने कितनी अवस्थाएं दी। पहले बात करता हूं मैं रोज की। इसकी रोस ने दी थी 4 अवस्थाएं। पहली कौन सी? पहली दी थी गर्भावस्था। किसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं? रोस के अकॉर्डिंग। रोस ने कितनी अवस्थाएं दी थी? 4 अवस्थाएं। क्लियर? या फिर रोस वाली को, अगर इसको जो गर्भावस्था है ना, इस गर्भावस्था को अपन गर्भावस्था नहीं मान करके अगर इसको शेषावस्था माने ना, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा रोस के लिए। रोस ने गर्भावस्था ने लेकर के कौन सी अवस्था दी? शेषावस्था। और इनकी उम्र भी बताई थी। मैं रोज की क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अपन जो 4 अपन पढ़ रहे हैं ना, जो बेसिक अपन 4 जो पढ़ेंगे, वो 4 रोज के अकॉर्डिंग ही ज्यादा वाली से वही एज होगी, वही करेक्ट है उसका। उसके बाद रोस ने फिर बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट दिया। एक तो पूर्व बाल्यावस्था, एक तो पूर्व बाल्यावस्था और एक पश्च बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था और एक पश्च बाल्यावस्था। और उसके बाद 4 नंबर पे किसकी बात की थी? किशोरावस्था की। 4 नंबर पे किसकी बात की थी? रोज ने किशोरावस्था के बारे में बात की थी। ये रोज की मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है? पहली कब से कब तक, दूसरी कब से कब तक, तीसरी कब से कब तक और चौथी कब से कब तक आ जाएगी। पहली आपकी शेष अवस्था मानी उन्होंने 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक। पहले साल से लेकर के 3 वर्ष तक कौन सी मानी? शेष अवस्था। 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक उन्होंने मानी बाल्यावस्था का पूर्व बाल्यावस्था। 3 से 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक उन्होंने मानी पश्च बाल्यावस्था। और फिर 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष बोल दीजिए, 12 वर्ष से ऊपर, ये कौन सी मानी उन्होंने? पश्च बाल्यावस्था। जब पर पढ़ेंगे गर्भावस्था, गर्भावस्था बच्चे के जन्म से पहले की अवस्था, शेषावस्था जन्म के बाद की अवस्था, बाल्यावस्था, उसमें ये जो चीजें हैं ना, ये जाकर के दोनों एक हो जाएंगे। उस 2 बेसिक पढ़ रहे थे। और चौथी किशोरावस्था आ जाएगी आपकी, यानी उसमें अब चौथी अवस्था कौन जाएगी? एक जो गर्भ धारण करने से लेकर के गर्भ मतलब बच्चे का जन्म होने तक की जो अवस्था है ना, वो कौन सी होती है? शेषावस्था, सॉरी गर्भावस्था। ये 4 अवस्थाएं किसने दी थी? रोस। नोट कीजिए, बेसिक 4 अवस्थाएं कौन कौन सी? गर्भावस्था, बाल्यावस्था, शेषावस्था, किशोरावस्था। और रोस के अनुसार 4 कौन से? शेषावस्था 1 से 3 वर्ष तक, और पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक, पश्च बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। ठीक है? तो आज अपन ने अवस्थाएं स्टार्ट कर दी, अवस्थाएं स्टार्ट कर दी। और अब अगली जो क्लास होगी ना अपनी, अगली जो क्लास होगी, अगली क्लास में अवस्थाओं को एक एक अवस्था पढ़ेंगे।
एक अवस्था की मतलब आज बाल शेष अवस्था पढ़ ली, बाल्यावस्था पढ़ ली, किशोरावस्था पढ़ ली, जो गर्भावस्था पढ़ ली, इन सबको एक एक पढ़ेंगे अपन। अब देखिए, अब एक काम कीजिए, सुनिए कैसे टेस्ट का शेड्यूल कैसे रहेगा। टेस्ट का शेड्यूल रहेगा कि जैसे मान लीजिए अपना एक टॉपिक क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया, जरूरी नहीं पूरा बाल विकास ही पूरा हो, पहली यूनिट पूरी होने के बाद नहीं, बीच में से मान लीजिए जब तक आप लोग अभिवृद्धि हो गया, विकास हो गया, इनके बारे में जब कुछ चीज़ें पूरी हो जाएंगी ना, थोड़ा ऐसे लगने लग जाएगा हाँ कुछ 2, 4, 5, 10 पन्ने में उनमें से कम 20 एक क्वेश्चन बन सकते हैं, उससे संबंधित फिर उनसे संबंधित में क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगा। ठीक है, जो हमने चीज़ें पढ़ी उससे संबंधित क्वेश्चन, आपने वो टेस्ट दिया, वो टेस्ट देने के बाद आपके जितने नंबर आए, अच्छी बात है, अगर आपके फुल में फुल आ रहा है बहुत अच्छी बात है, थोड़े कम आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं बात है, हम दोबारा उसको रिकवर कर लेंगे। फिर उसके बाद आपकी अगली बार जब टेस्ट होगा ना, तो अगली बार में कुछ क्वेश्चन पीछे वाले टेस्ट के नहीं, मतलब पेपर नहीं, वो पेपर में से नहीं, मतलब पीछे वाले टॉपिक की तो आपका हो चुका है वो, उसके फिर आगे क्वेश्चन बाकी ऐसे आगे वाले टॉपिक की। फिर तीसरी बार टेस्ट होगा तो कुछ भाग पहले टेस्ट का, मतलब पहले टॉपिक का, कुछ भाग दूसरे टॉपिक का, कुछ भाग तीसरे टॉपिक का, इस तरीके से अपने, यानी जब तक अपन लास्ट टेस्ट भी होगा ना, उसमें फर्स्ट टॉपिक के भी क्वेश्चन आएंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते करते लास्ट टॉपिक तक सारे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन की संख्या अपन बढ़ाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले 10, 15, 20, 25, 30, सॉरी जितने भी क्वेश्चन से अपने बने वो सभी अपन एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर? तो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी आई थिंक। और कल आज देखो, आज कैसे थोड़ा 5 मिनट पहले कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि अभी गर्भावस्था अपन शुरू करेंगे, गर्भावस्था पूरी नहीं हो पाएगी, गर्भावस्था अपन शुरू कर देंगे तो कल पढ़ेंगे अवस्था आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं क्या कमी रह गई है, वो मुझको अच्छे तरीके से बता सकते हैं हमें आप, और हम उसका सुधार कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो उसको शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को बुलाइए कि हाँ क्लास चल रही है, उनको समझाइए, आएंगे पढ़ेंगे। और अगली बार जब आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।